हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका बीजीसी में यानी बिहार ग्लोबल क्लासेस में। बहुत दिनों के बाद मुलाकात आप लोग से हो रही है। इस समय इस वो पिछले वीडियो के और इस वीडियो के बीच में जो समय मिला उसमें हम बहुत परेशान रहे। उस समय के दौरान हमने ब्रॉडकास्टिंग जो अभी जो स्टूडियो से हो रहा है उसमें बहुत परेशानी हुई। रात दिन दिन रात करते हुए इसमें हमने इसको सेटअप किया है। अंततः हो गया। और यही चीज़ जो है वो कंटिन्यूटी ही चीज़ को दर्शाता है कि कितना आप किसी चीज़ को आप कर पाते हैं। और यही चीज़ हम आप लोग भी से कहना चाहते हैं कि आप कोई भी काम करें तो आप इतना लगन से करें कि अंततः उसका काम उसको आपको आपके आगे झुकना पड़े। तो एक नया सा आज एक सत्र लेके आए हैं, सेशन लेके आए हैं जो एक सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ामों में इससे एक न एक सवाल आपको देखने को ही मिलते ही हैं और ज़रूर मिलते हैं। आप जो है पढ़ें और सीखें। और इसके माध्यम से हम इस चैनल जो अब जो लगातार जो वीडियो आएगी उससे आप कुछ सीखेंगे, समझेंगे और कुछ सलाह भी देंगे। और जो भी सुधार होगा उसमें हम इस पे काम करते रहेंगे। पिछले वीडियो में जो हमने थोड़ी बहुत गलतियां जैसे स्लो थोड़ा था और बोर्ड में थोड़ा ये भी बोर्ड न्यू ही है और वो जैसे अनुभव है धीरे धीरे आएगा। इस पे काम करने के बाद ही अनुभव आता है कोई भी काम हो। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन उसको भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नया सेशन के साथ। और फिर ये अंत में एक छोटा सा सवाल भी रखेंगे। और जो वीडियो पूरा अगर रह जाता है शेष रह जाता है तो उसको अगले वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बीजीसी का नया सेशन सत्र जो आपको एक ऐसा देगा जो आप लगे कि हाँ आप आज कुछ जाना आपने। और आगे भी ये कोशिश करेंगे कि जितना भी वीडियो लाएं उसमें एक आपको ऐसा पहल दें कि आप मतलब ऐसा महसूस करें कि जो हमने जो समय बिताया है उसका उपयोग सही से हुआ है। तो चलिए हम आप एक नया सत्र जो है लेकर आए हैं, नया सेशन नया टॉपिक बोलिए जो भी कह दीजिए वो नया लेकर आए हैं। वो देखिए कैसा है और उसके बाद आप कमेंट में दें। और इसके बाद इसी और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसमें तैयारी करवाएंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम का भी जल्द ही उसका कुछ उपाय किया जा रहा है। और सबसे पहले शुरुआत तो उसका मैराथन से शुरू करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम का जो वनडे रहेगा, वनडे वन सब्जेक्ट। तो चलिए हम ये टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है ब्लड, रक्त। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक ऐसा द्रव है, द्रव और द्रव में अंतर है। आगे बताएंगे कि द्रव और द्रव में क्या अंतर है। एक द्रव है, द्रव द्रव अलग है, द्रव अलग है। उसको आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखते हैं कि ब्लड होता क्या है, ब्लड में होता क्या क्या चीज़ होती है। उसी से हम पढ़ेंगे ना कि ब्लड क्यों ज़रूरी है। ब्लड जो है वो ब्लड के भी प्रकार हैं। वाइट ब्लड है जो विभिन्न जीवों में होता है लेकिन हम वार्म ब्लड पढ़ेंगे आज। ब्लड से रिलेटेड पढ़ेंगे। देखिए ब्लड जो है उस जो सामान्य मनुष्य में 5 लीटर से 6 लीटर होता है। और इसका जो समय होता है ब्लड का जो समय होता है वो 20 से 30 सेकंड में
ये पूरा शरीर में रन कर जाता है, घूम जाता है। तो ब्लड होता क्या है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ब्लड क्या कहता है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर इसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये इसको तापमान नियंत्रक बोलते हैं। तापमान नियंत्रक क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि ठंडा में हम स्नान करने जा रहे हैं, तो अगर हम सर से, अगर ब्लड सर से जो रन कर रहा है ब्लड, अगर उस पर पानी ठंडा डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि ब्रेन हैमरेज कर जाएगा। इसीलिए पहले स्नान करते समय हम लोग पहले पाँव से धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं और 15 से 20 सेकंड में धीरे 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 वो टेम्परेचर को सभी जगह बराबर कर लेते हैं। और उससे अनुसार इसको तापमान नियंत्रक भी बोलते हैं शरीर में। और यह एक सरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और परिवहन का कार्य करता है। सबसे बड़ा काम है परिवहन का कार्य। जैसे हवा, हवा हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेके एल्वियोलाई में क्या हुआ, गया, और एल्वियोलाई से क्या जाने के बाद असंख्य कोशिकाओं में जा कर के ऑक्सीजन गया। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसमें श्वसन होता है, भोजन बनता है। वहीं से फिर वो उसी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और खून ही के माध्यम से फिर वापस फेफड़ों में एल्वियोलाई से होते हुए बाहर निकलता है। तो इसका काम, ब्लड ही का काम है कि गैसों का परिवहन करना, खाना का यहाँ से यहाँ खाना बना उसके सभी जगह पहुँचाना, ग्लूकोज को, और रोगों से रक्षा करना, लड़ना। और इसका जो समय तो बता दिए कि 20 से 30 सेकंड में आपका पूरा शरीर में रन कर जाता है। और क्या है, खाना भी आपको पहुंचाना है, इसका काम छोटा छोटा है। और इसका पीएच मान कितना होता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि इसका पीएच मान क्या होता है। पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45। मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में दे दिया कि 7 पॉइंट, इसी के बीच में अंतर में दे दिया 7.4, 7.42, तो क्या इस रेंज में नहीं आ रहे हैं? तो बोला जाता है कि पीएच होता क्या है। तो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, तो जिसका पावर ऑफ, इसका पीएच मान कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 हो, 7 हो, पीएच मान 7 हो तो वो क्या कहलाता है, उदासीन। पीएच मान, रुकिए अगला स्लाइड में लेते हैं। पीएच के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीएच का खोज सोरेनसन ने किया था। सन 1901 ईस्वी में पीएच का खोज हुआ था, पावर ऑफ हाइड्रोजन का। इसमें यह बताता है कि अगर आपका पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा 7 है, तो 7 है तो इसका मतलब है कि वो उदासीन है, उदासीन है। और यदि 7 से कम है, 7 से जो कम है, तो 7 से कम होने की स्थिति में इसको कहा जाता है कि यह अम्ल है। और अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। इसका अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। और 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 से जब अधिक रहेगा तो उसको क्षारीय बोलेंगे। 7 से अधिक रहने की स्थिति में क्या बोलेंगे, क्षारीय। तो क्षारीय क्या होता है, कड़वा। क्षारीय जो होते हैं उसको क्या कह, जो कैसा उसका स्वाद रहता है, कड़वा होता है। तो बताइए तो कि रक्त का जो पीएच मान होता है क्या अम्लीय है? तो नहीं, क्योंकि रक्त का पीएच मान 7 पॉइंट से ऊपर होता है। तो इसीलिए रक्त का पीएच मान जो है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि रक्त जो है एक क्षारीय द्रव है, क्षारीय है। और एक, और 7 से कम जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो अम्ल होते हैं। तो देखिए क्या है कि हम पढ़ा रहे थे बायोलॉजी, अब आ गया केमिस्ट्री का पॉइंट, तो उसको आगे
ले लिए। पीएच मान आपने जाना कि पीएच मान क्या होता है, कितना होता है, इसको कहा जाता है सरल संयोजी उत्तक। सरल संयोजी उत्तक, सरल संयोजी उत्तक होते हैं, इसको कहा जाता है सरल संयोजी उत्तक। ये सरल सिंपल कनेक्टिव टिश्यू इसको बोला जाता है। इसके अंदर बोन भी आपको सरल, बोन में कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, ब्लड। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रक्त का कार्य क्या है। रक्त का कार्य है कि गैसों को परिवहन करना, ऑक्सीजन को ले जाना और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। अब उसके बाद होता है पोषक तत्व एवं हार्मोन को परिवहन करना। पोषक तत्व जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी पहुंचाएगा कौन, ढोकर ले जाएगा कौन, तो ले जाने का कार्य करता है ब्लड, करता है खून करता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाना काम है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कुछ चीज़ें अपशिष्ट मतलब खराब है शरीर में अंदर, तो उससे खून के माध्यम से वहाँ जाता है, वहाँ किडनी में, वहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर होता है। उसके बाद जो यूरिया निकलता है हमारे शरीर में अपशिष्ट तो ही है वो। उसके बाद है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। जैसे बताएं कि अभी नहाते समय आप लोग क्या करिए कि आप ठंडी में क्या है कि आप सुने होंगे कि ब्रेन हैमरेज कर गया, क्यों? क्योंकि जब जो तापमान रहता है वो उच्च रहता है और उसके बाद पानी जो है उसका टेम्परेचर लो रहता है, तो लो और हाई में टेम्परेचर में होगा तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। इसीलिए आपको ये ठंडी में चाहे गर्मी में जब भी आप स्नान करें तो आप क्या करें कि पहले पाँव से शुरू करें, पाँव में पहले पानी डालें, धीरे धीरे साबुन लगाते हुए ऊपर की ओर आएँ। इससे आपका तापमान बैलेंस में रहेगा और रोगों से रक्षा करना। इसमें आप आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन, तो वो जो प्रोटीन है खुद एंटीबॉडी है, सैनिक है, वो रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है, वो खुद लड़ता है। जो एंटीजन आते हैं अटैक करता है उसको वही मारता है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, बात आ गई कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है। जो द्रव्य है, जैसे पंडित जी बोलते हैं कि थी द्रव्य ले लीजिए हाथ में, तो ये द्रव्य नहीं बोलते हैं, ये द्रव्य बोलते हैं, मतलब पैसा, पैसा की बात। हर वह चीज, द्रव्य उसे कहते हैं हर वह चीज जो जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। जैसे में ठोस हो गया, द्रव हो गया, उसको क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। और द्रव वह पदार्थ की वह अवस्था जो बह सकती है, बह सकते हैं उसे क्या कहेंगे, द्रव। तो द्रव जो हो गया ये क्या है, रक्त का जो, रक्त कैसे बोला जाता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये, तरल संयोजी उत्तक है, क्योंकि इसमें 55% जो होते हैं प्लाज्मा होते हैं और 45% जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए रक्त का संरचना, रक्त बना है कैसे। अब रक्त बना है कैसे पहले जान लिए कि रक्त होता क्या है, रक्त का पीएच मान क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि रक्त जो है उसका बना है कैसे, उसका संरचना हुआ कैसे। देखिए रक्त का संरचना जो है वो, देखिए द्रव जो है, द्रव प्लाज्मा, इसमें जो है 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है क्या होता है, ठोस होता है। और प्लाज्मा में क्या होते हैं कि पानी होता है, प्लाज्मा में पानी होता है और प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, पानी और प्रोटीन होते हैं। तब पानी जो होता है 90 to 92% जो होते हैं वो पानी होते हैं और 6 से 8% जो आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो, प्रोटीन भी होते हैं तो 3 तरह के होते हैं, आगे बताएंगे आपको। पहले जान लीजिए कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा आपको बता दें कि प्लाज्मा
होता क्या है, प्लाज्मा जो होते हैं पीले द्रव हैं। कैसे द्रव हैं? पीले द्रव हैं, पीले द्रव हैं, और ये चिपचिपा होते हैं, ये चिपचिपा होते हैं, पीले द्रव होते हैं और चिपचिपा होते हैं। पीला को अगर देखिए ये जो है ये ठोस है। ठोस कितना है? 45%। ठोस कितना है? 45%। इसमें क्या क्या होते हैं? 3 होते हैं। इसमें इसी को कहते हैं कोशिका, ब्लड सेल्स, रक्त कोशिका। ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो संख्या बता रहे हैं 50 से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। और जो WBC का जो होता है उसका संख्या होता है 4000 से लेकर 11000 प्रति मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। और इसका जो होता है संख्या, प्लेटलेट्स का संख्या होता है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्रति मीटर क्यूब। आगे इसकी जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है उसको भी बताएंगे। तो देखिए कि जो ठोस में क्या क्या होते हैं, इसीलिए बोला जाता है रक्त को कि रक्त जो है वो क्या है, रक्त जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। आपने पढ़ा कि प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होते हैं। और ये इरेज करने के वजह से ऐसे ऐसे हो गया। पानी, इसमें प्रोटीन, ये पानी है, ये प्रोटीन है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा जो प्रोटीन है इसमें ये एल्बुमिन जो होते हैं 54% होते हैं, और ये जो होते हैं 38% होते हैं, और ये जो होते हैं 7% होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फाइब्रिनोजेन, ये 3 प्रोटीन होते हैं। तो एल्बुमिन का कार्य क्या है? तो एल्बुमिन का कार्य है कि आइसोमेट्रिक प्रेशर को कंट्रोल करना, जैसे पानी को और प्रोटीन को संतुलन में रखता है। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन। और ग्लोबुमिन जो है वो क्या करता है कि ये खुद एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों अलग अलग है। एंटीबॉडी जो है वो सैनिक को कहा जाता है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? एक सैनिक को कहा जाता है। एंटीबॉडी क्या है? एक सैनिक है जो दुश्मनों को मारेगा। और एंटीजन जो है वो आतंकवादी है। तो कहते हैं आतंकवादी कौन है? आतंकवादी, आतंकवादी, आतंकवादी वो होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वो हर तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सैनिक देखे हैं जो टेररिस्ट होते हैं, वो उसी को एंटीजन कह लीजिए। और ये एंटीबॉडी होते हैं जो सैनिक कहलाते हैं। तो वो खुद क्या है? ये सैनिक है। ग्लोबुमिन क्या है? ये एंटीबॉडी है, खुद एंटीबॉडी है। तो फाइब्रिनोजन क्या है? ये एकदम सोता हुआ रहता है, निष्क्रिय है, ये सुस्त रहता है। तो इसको जगाएगा कौन? थ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन इसको जगाएगा, झकझोरेगा इसको कि जागो जागो। इसका कार्य क्या है?
फाइब्रिनोजन का जो काम है उसका होता है रक्त को थक्का जमाना। जैसे मान लीजिए कि किसी का दुर्घटना हुआ, चाहे किसी का हाथ गलती से ही कट गया, चाहे किसी भी कारण से अगर उसके शरीर से ब्लड निकलता है तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड को, रक्त को जमाने का जो कार्य करता है वो फाइब्रिनोजन जो करता है। फाइब्रिनोजन सुस्त रहता है, सोया हुआ रहता है। जब होगा तो देखा जाएगा। क्या है कि कोई भी बहुत लोग ऐसे होता है कि जब होगा तो देखा जाएगा, पहले से तो तैयारी करेंगे नहीं। तो फाइब्रिनोजन जो है वो जब एग्ज़ाम आता है तो समझिए कि थ्रोम्बिन काम कर रहा है उस पे। थ्रोम्बिन काम करेगा तो ये जागेगा, ये जागेगा तो अपना काम करेगा। ये जागेगा तो इसका जो आगे, तो ये जागेगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, फाइब्रिन हो जाएगा। इसका नाम चेंज हो जाएगा और फाइब्रिन हो जाएगा। तो फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन क्या करता है कि वो जिसमें नोजन लगा रहे, फाइब्रिनोजन वो निष्क्रिय रहता है, मतलब कि सुस्त रहता है, सोया हुआ रहता है। जब उसमें थ्रोम्बिन जो आता है, थ्रोम्बिन आकर के इसको जगाएगा, थ्रोम्बिन आकर के इसको जगाएगा, थ्रोम्बिन आकर के, थ्रोम्बिन आकर के इसको जगाएगा। थ्रोम्बिन आकर के इसको जगाएगा कि जागो जागो, देखो उसको शरीर से ब्लड निकल रहा है, उसको रोको, जमाओ। ठीक है। तो फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है, रक्त को थका जमाना। ग्लोबुमिन खुद एंटीबॉडी है, खुद सैनिक है जो आतंकवादी को ढेर करता है। एल्बुमिन क्या है, पानी और प्रोटीन का संतुलन बना के रखता है। तो बताए थे कि रक्त का कार्य बहुत है, रक्त का कार्य बहुत है। अब देखिए, अब बात आती है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। आह, हाँ, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो होता है, आप हड्डी देख ही रहे हैं, ये भी एक संयोजी ऊतक ही है। बोन भी संयोजी ऊतक है। आप धीरे धीरे आगे जब क्लास रेगुलर अब कर रहे हैं तो रेगुलर करेंगे तो सिस्टेमेटिक ढंग से चलेंगे, कि शुरुआत से चलेंगे। अभी रैंडमली कोई सब्जेक्ट को उठा करके हम पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन आगे चल बहुत कम समय में ही आप लोग को ऐसा कंटेंट देंगे। आप कहीं भी पढ़िए, पढ़िए, माना नहीं है, लेकिन आप ऐसा पढ़ें जो सिलेक्टेड हो। तो सिलेक्टेड ही ना सिलेक्शन दिलाता है, आप वैसा पढ़िए। देखिए, इसमें दो तरह का बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है और एक रेड बोन मैरो होता है। तो रेड बोन मैरो में आपका जो होता है, इसी से खून बनता है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ये क्या है, आरबीसी है, यही आरबीसी है। और ये प्लेटलेट्स है जिसको बोलते हैं बिम्बाणु, इसको बोलते हैं बिम्बाणु। और देखिए यही है डब्ल्यू बी सी। और डब्ल्यू बी सी आप क्या समझ रहे हैं कि डब्ल्यू बी सी एक सिंगल ही है? नहीं, इसमें भी 4-5 होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसमें आएंगे। इसका अलग अलग दिन चलेगा, रेड ब्लड सेल का अलग चलेगा, प्लेटलेट्स का अलग चलेगा, और डब्ल्यू बी सी का। ऐसे अध्ययन करिए कि फिर आपको जो है वो ब्लड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक बार पढ़ लीजिए, खाली आप प्रैक्टिस कीजिए सवालों को, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये क्या होते हैं, आप देखिए, आप मटन चिकन जो भी खाते होंगे तो उसके अंदर नली में देखिएगा तो ऐसे ऐसे करिएगा तो अंदर से निकलता है मजा, उसी को कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पीला और एक होते हैं रेड, लाल। तो लाल जो होते हैं वही आपका रक्त का निर्माण करते हैं, और जो पीला वाला होते हैं वही जो है आपका, वो क्या करते हैं, पीला वाला जो है आपको वसा का निर्माण करता है। शरीर में वसा का निर्माण कौन करता है, देखिए आपका कैसा दिख रहा है, ये बोन मैरो है, दोनों बोन मैरो ही हैं। ये ये येलो वाला है और ये रेड वाला, रेड वाला से तीनों रक्त बनता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक छोटा सा चीज़ लेके चलते हैं, देखिए ये है क्या, हिपैटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। दोनों लग रहा है कि
कुछ अंतर ही नहीं है। अंतर आप क्या देखेंगे कि इसमें जो अंतर है वो एक चीज़ का अंतर है। इसमें जो अंतर है वो एक चीज़ का अंतर है, और इसमें जो अंतर है वो एक ही चीज़ का अंतर है। आप बताइए, एम और पी का अंतर है। तो बताइए कि अगर दे दिया जाए ऑप्शन में तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो हीमैट का मतलब होता है, हीमैट का मतलब होता है रक्त, हीमैट का मतलब होता है रक्त, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जिसमें हम लोग रक्त के अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। और जो हिपैट का मतलब होता है, हिपैट का मतलब होता है लीवर, लीवर, लीवर। और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। हीमेटोलॉजी का मतलब है कि हम लीवर के बारे में, सॉरी, ये हिपैटोलॉजी का मतलब है कि हम लीवर के बारे में अध्ययन करते हैं। लीवर से संबंधित जो भी संक्रमण है, लीवर के कैसा कार्य है, लीवर क्या क्या करता है। तो लीवर से जो ब्लड क्लॉटिंग 13, 14, 12 ये सब निकलते हैं, उसमें कारक निकलते हैं। ब्लड ऐसे आसानी से जमता नहीं है, लीवर से भी बहुत सारे कारक निकलते हैं ब्लड को जमाने के लिए, थक्का बनाने के लिए। तो हिपैटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, लीवर का अध्ययन। और हीमेटोलॉजी का मतलब हो गया रक्त का अध्ययन। तो आप दो वर्ड सीखे, और एक नया मतलब हम आगे चल के एक नया जल्दी ही लेकर आएंगे कि बायोलॉजी में जितना भी रूट वर्ड होते हैं, जैसे में साइटो, साइटो मतलब कोशिका के बारे में हो गया। ल्यूको, ल्यूको का मतलब हो गया कि सफ़ेद हो गया। एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब हो गया कि वो लाल है। और जैसे मान लें कि हेपेटाइटिस, हिपैट का मतलब हो गया लीवर, टाइटिस का मतलब संक्रमण, तो हो गया हेपेटाइटिस। इसी में होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस होता है लीवर में संक्रमण, स्मेलिंग, स्वेलिंग। और हिमेटोलॉजी हो गया रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन हो गया। दो वर्ड आपने सीख लिया। तो हम देखिए रक्तदान, महादान, देखिए रक्तदान, महादान, रक्तदान, महादान, रक्तदान किया करिए, ठीक। देखिए, देखिए आप कहीं जाते होंगे, जब आपकी कोई शारीरिक परेशानी होती होगी, जैसे कोई भी तकलीफ होती होगी, तो आप चेकअप के लिए जाते होंगे लैब में। तो लैब वाला क्या करता है, ब्लड को लेता है, और ब्लड लेने के बाद आपको एक ऐसा सा किप में रखता है। ऐसा एक बनाया हुआ डब्बा प्लास्टिक का हो सकता है, किसी भी चीज़ का भी हो सकता है, उसमें आपका ब्लड लेता है। जो देखिए बिफोर होल ब्लड है, इसमें सब चीज़ मिला हुआ है। और उसको सेंट्रीफ्यूगल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल करने के बाद उसको क्या किया जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल किया जाता है, उसके बाद देखिए ये प्लाज्मा अलग हो जाता है, प्लाज्मा अलग हो जाता है। और प्लाज्मा अलग होने के बाद प्लाज्मा अलग हो जाएगा, इसमें WBC प्लेटलेट्स यहाँ जमा हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल नीचे जमा हो जाते हैं। तो कोरोना काल में आपने जो देखा होगा कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसका इस्तेमाल किया गया। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ब्लड डोनेट डे कौन सा है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को, 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को। और इसमें क्या होता है कि आपको एक बैंक में वो सब चीज़ें सेंट्रीफ्यूगल करके अलग अलग रखा जाता है। ये अलग हो गया, और ये अलग हो गया, और ये अलग हो गया। जिसकी ज़रूरत रेड ब्लड सेल की होता है रेड ब्लड सेल लेगा। जिसको अगर मान लीजिए कि डेंगू के कारण उसका प्लेटलेट्स जो है वो डाउन कर गया है, तो प्लेटलेट्स चढ़ाया जाएगा। प्लाज्मा की ज़रूरत होगा तो प्लाज्मा दिया जाएगा। और जब बात आती है कि इसमें ये तीनों हो गया, रक्तदान हो गया, देखिए इसका, ये प्लाज्मा है, ये वाइट ब्लड सेल है, और ये रेड ब्लड सेल है। तीनों जो है ये आपको दिखाएं कि आप प्लाज्मा देखें। और कोरोना काल में भी ऐसे ही हुआ था कि किसी को ज़रूरत थी प्लाज्मा का, किसी की ज़रूरत थी WBC, किसी की ज़रूरत थी, जो भी आवश्यकता अनुसार बैंक में जमा है।
आप जब भी आवश्यकता के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। देखिए, अब ये चीज़ नया है, नया कुछ नहीं है, ऐसी एक जगह समराइज किया हुआ है। देखिए, ये है रेड ब्लड सेल, ये है WBC वाइट ब्लड सेल, और यह है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सभी की उत्पत्ति जो होती है, सभी की उत्पत्ति जो होती है, तीनों की उत्पत्ति, ये तीनों की उत्पत्ति अस्थि मज्जा से होती है, अस्थि मज्जा से होती है, अस्थि मज्जा में होती है। किस तीनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा तो आपने जान लिया कि अस्थि मज्जा कैसा होता है और कौन सा अस्थि मज्जा होता है। दो तरह के अस्थि मज्जा होते हैं, दो तरह के अस्थि मज्जा होते हैं, अस्थि मज्जा, और इसमें भी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जा होगा शायद, हाँ, मज्जा। इसका अन्य नाम क्या है? एरिथ्रो। अब यह हम बताएं कि एरिथ्रो, एरिथ्रो, एरिथ्रोसाइट। साइट मतलब हो गया कोशिका, साइट मतलब क्या हो गया? कोशिका। एरिथ्रो मतलब होता है लाल, तो लाल कोशिका। एरिथ्रोसाइट का मतलब लाल कोशिका, एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हो गया? लाल कोशिका। हम आगे आते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, LUCO, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, साइट का मतलब हो गया कोशिका, कोशिका, और ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद कोशिका। अब इसको बोलते हैं क्या? प्लेटलेट्स तो है, ये है बिंबाणु, इसको बोलते हैं बिंबाणु, इसको बिंबाणु बोलते हैं प्लेटलेट्स को। अब देखिए संख्या क्या होती है। संख्या आपने देखा कि 50 से 50 से पेन चेंज करते हैं, ये लिखते हैं 50 से 55 लाख, लाख का मतलब लाख, प्रति मिलीमीटर क्यूब। WBC का क्या होता है कि 4000 से लेकर 11000 प्रति मीटर क्यूब। और ये प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति मीटर क्यूब। ये संख्या हो गए, तीनों का संख्या हो गया। किसका? RBC, WBC, प्लेटलेट्स का। तीनों को उत्पत्ति कहाँ से होती है? तीनों को उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा से। कौन सा अस्थि मज्जा बताइए? तो रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। उसका कार्य क्या है? या कार्य इसका क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और पोषक तत्वों का इसका परिवहन करना है। और इसका कार्य क्या है? प्रतिरक्षा का कार्य करता है, डिफेंस का काम करता है, सुरक्षा प्रतिरक्षा का काम करता है। और इसका काम क्या है? थक्का जमाने में सहयोगी है। इसका काम क्या है? ये थक्का जमाने में काम, थक्का जमाने में, इसको मतलब कि RBC के अधिकता से क्या होती है? पोलीसाइथीमिया, पोलीसाई पोलीसाइथीमिया होता है। किसकी? ये RBC की अधिकता से पोलीसाइथीमिया होती है, और इसको से ल्यूकेमिया होती है। इससे ल्यूकेमिया होती है, और इससे होता
थ्रोम्बोसाइटिस होता है, थ्रोम्बोसाइटिस होती है। और आरबीसी के कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसको कहा जाता है रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है ना, यही है। एनीमिया किससे कमी से होता है? रक्त में आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। और जब ज़्यादा हो जाएगा तब पोलीसाइथीमिया हो जाएगा। और जब डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या हो जाएगा? अधिकता से क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। और प्लेटलेट्स की अधिकता से थ्रोम्बोसाइटिस हो जाएगा। इसमें संक्रमण हो जाता है। और कमी से आरबीसी में कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया। और इसको होता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया हो जाता है इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कमी। थ्रोम्बो मतलब क्या हो गया है? थ्रोम्बो मतलब क्या है? ये प्लेटलेट्स, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये बोन मैरो हो गया सब। अच्छा, आप एक 2025-26 में एक नया वर्ड चल रहा है। वर्ड मतलब शब्द। आपने सुना है, समझा है? थोड़ा सा लेके चलते हैं, इसके बाद हम एक सवाल की ओर ले चलेंगे। मतलब इसका एमसीक्यू थोड़ा सा है। उसके बाद जब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेस को तीनों को अगर कवर करेंगे ना, उसके बाद अब एक नया पूरा एमसीक्यू ब्लड से रिलेटेड टोटल एमसीक्यू एक ही सेशन में लेकर आएंगे। जो अभी हम उसमें भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे कॉन्सेप्ट हम देंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा देख लीजिए, आपका जो इंटरेस्टिंग जो बात है वो थोड़ा सा देखिए। जैसे ये एक चल रहा है अभी ट्रेन में क्या बोले, जो जानेगा वही जानता है ना क्या ट्रेन चलता है। एक होता है कफिंग, कफिंग पार्टनर। कफिंग पार्टनर क्या है मालूम है आपको? कफिंग पार्टनर, आप हो सकता है तो वीडियो को पॉज करें और सोचें कि कफिंग पार्टनर है क्या। ये चल रहा है, ऐसे ही चलता है। जो कहीं वो यंग जनरेशन हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे अब जनरेशन की बात आती है तो जनरेशन होता क्या है? तो जनरेशन अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए जनरेशन, जनरेशन जो है वो, देखिए कौन सा जनरेशन चल रहा है। जनरेशन एक्स पहले था, फिर जनरेशन वाई चला, जनरेशन जेड चला, जनरेशन अल्फा चला, और जनरेशन जनरेशन बीटा चला। तो जनरेशन जो जिसका जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ तो जनरेशन एक्स बोलते हैं। और जो जनरेशन जिसका 1981 से 1996 के बीच में हुआ है तो उसको जनरेशन 7 से लेकर के जिसका जन्म 2012 में हुआ है, इसके बीच में हुआ है, उसको बोला जाता है जेन जी यानी जेन जेड। और जेन अल्फा जो होती है वो 2013 से लेकर 2000 2000 सॉरी 2013 से लेके 2024 तक। और जेन जो बीटा है वो 2025 से लेकर 2039 तक रहेगी इसका जनरेशन। जिस बच्चे का जन्म 2025 के बाद और इतना के बाद होगा उसको जेन बीटा बोलेंगे। और जेन, तो जो अभी जो दौर चल रहा है वो किस चीज़ का, किसका है ये देखिए। इसका जो चल रहा है वो आप देखेंगे कि इसका चल रहा है अभी ये जेन जी। आपने सुना होगा कि जेन जी, जनरेशन जेड, ये जो है इस यही जनरेशन का हम बता रहे हैं कि ये जनरेशन में क्या है कि एक कफिंग पार्टनर वो होते हैं जो सिर्फ
अक्टूबर में पार्टनर बनते हैं, वो गंभीर पार्टनर बनते हैं। और जा कर के जैसे ही ठंडा ख़त्म होगा, उसमें आप वो दोनों का क्या हो जाएगा, पार्टनरी टूट जाएगा। तो ठंडी में शुरू होता है, सिर्फ ठंडी में, वो अक्टूबर में शुरू होता है और फरवरी में अब लास्ट कर जाएगा, फरवरी में ठंडी ख़त्म हो जाती है। तो यही एक है जो कपिंग पार्टनर है। बताइए क्या चल रहा है ये सब, जो पार्टनरी वो गंभीर, कॉलेज हो कहीं भी हो, ऐसा पार्टनर जो गंभीर हो, फिजिकल अट्रैक्ट हो, यानी कि मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं, मतलब पूरा, वो यही इसी को कहा जाता है कफिंग पार्टनर, जो क्या है कि अभी चल रहा है। तो हम सोचे कि ये जनरेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, ब्लड है तो इसके बारे में जानकारी दे दें। और कपिंग पार्टनर जो ऐसा है, जो ठंडी के मौसम में पार्टनर बनते हैं, मेल फीमेल जो हो, जो भी पार्टनर बनता हो, वो वो क्या है कि सवाल, अब सवाल की ओर आते हैं, देखिएगा। देखिए, अब देखिए, स्वागत करते हैं फिर से सवाल में। अब आपका देखिए, मानव रक्त जो है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? बताइए, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला जो है, उस शरीर के जो उ, जो क्या है कि ये मानव रक्त जो है, ये क्या है? उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, मांसपेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। तंत्रिका ऊतक जो है, तंत्रिका जो ऊतक है वो इसमें पेन का कार्ड तो इरेज कर रहा है सिर्फ। ठीक है, तो तो देखिए, ये मानव मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो उपकला ऊतक है कि संयोजी ऊतक है कि मांसपेशी ऊतक है कि तंत्रिका ऊतक है? तंत्रिका ऊतक उसको बोलते हैं जो मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, अगर पूछा जाए कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका ऊतक। और उपकला ऊतक जो होते हैं वो शरीर को ऊपरी भागों में रहते हैं, ढका हुआ रहता है। संयोजी ऊतक जो अभी आपने पढ़ा कि जो बोन होते हैं, हड्डी होते हैं, वो भी संयोजी ऊतक हैं। और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें, ये भी, ये क्या है? मानव रक्त जो है, ये क्या है? मानव रक्त जो है, मानव रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। मानव रक्त कैसा है? संयोजी ऊतक है। मानव रक्त कैसा है? संयोजी ऊतक है। मानव रक्त संयोजी ऊतक है। मांसपेशी ऊतक जो हमारे मूवमेंट काम आता है। तंत्रिका ऊतक जो हमारे संदेश को पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम इसी को बोला जाता है। और ये क्या कार्य है, ये का इसके इससे सवाल क्या आता है? तंत्रिका तंत्र आपको एक दिन अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो पूरा उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। और हम आगे आते हैं। अच्छा, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है? बताइए। ये तो परिवहन का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? ये परिवहन का कार्य करता है। परिवहन का कार्य करता है कौन? आपको ये देखिए, परिवहन का कार्य कौन करता है? परिवहन का कार्य करता है आरबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट का काम क्या है? थक्का जमाना। थक्का जमाना है प्लेटलेट्स का कार्य है। प्लाज्मा का कार्य क्या है? ये प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा का इसी में सब प्रोटीन थे, क्या एंटीबॉडी भी थे, इसी में थे।
एक चीज़ और बताते हैं कि प्लाज्मा जो है थक्का जमाने, प्लाज्मा में से थक्का जमाने का जो कोई भी चीज़ है उसको बाहर निकल जाए उसी को सीरम बोला जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन बताइए, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? आरबीसी। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? आरबीसी करेगा। ऑक्सीजन का परिवहन करेगा आरबीसी। प्लेटलेट्स तो बताएं, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 से 3.5 लाख होती है प्रति मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, सॉरी, हाँ, मिलीलीटर क्यूब। और इसका क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4,000 से लेकर 11,000 तक होती है प्रति मिलीमीटर क्यूब। प्रति मिलीमीटर क्यूब किसका होती है? वो डब्ल्यूबीसी की होती है। मानव आरबीसी की आकृति कैसी होती है? मानव आरबीसी की आकृति होती है द्वितल होती है, बाइफोक बाइकॉनकेव होती है। क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है। तो बताइए कि बाइकॉनकेव होती है, बाइकॉनकेव होती है। तो बताइए कि आरबीसी का आकार बताइए, आरबीसी का आकार बताइए, ये क्या होती है? द्वितल चक्र के होती है, बाई कॉनकेव होती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का जो होती है इसका आकार अनियमित होता है। इसका दोनों का आकार क्या होती है? अनियमित होता है। शरीर के रोग, शरीर के रोगों की, शरीर के रोगों की, शरीर के रोगों की कंपाउंड, ये कैसा धाबा दिखे है? कहाँ से आया धाबा ये? छोड़िए, बाद में देख लेंगे। शरीर की रोगों की, रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित कोशिकाएं कौन सी है? बताइए कि ये क्या है? इसका कार्य है परिवहन करवाना। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है परिवहन। इसका कार्य क्या है? परिवहन। इसका कार्य क्या है? थक्का जमाना। इसका भी, इसका कार्य क्या है? इसी का कार्य है डब्ल्यूबीसी के रोग प्रतिरोधक है, प्रतिरक्षा यही करता है, रोग प्रतिरोधक यही है, प्रतिरोधक यही है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन तो है ही नहीं, रोगाणुओं का नाश तो है ही नहीं, थक्का बनाना तो इसका कार्य है ही नहीं। तो तो इसका कार्य क्या है? तो पोषक तत्व व अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्टों का परिवहन करना। ये हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। पोषक तत्वों व अपशिष्टों का अध्ययन। अब देखिए, अब थोड़ा सा जो अब नया जो ट्रेंड चला है, जो सवाल का, जो हाल ही में जल्दी में दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें एग्ज़ाम में देखेंगे कि ऐसा पूछा गया जो पहले मतलब शॉर्ट पढ़ के चले गए, कोई थोड़ा सा मतलब हल्का सा ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए, तो उससे कुछ नहीं हुआ। जब तक आप डीप में कोई सवालों को नहीं पढ़ेंगे, उससे आप जो जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आप जाएंगे कि देखते हैं कि आप जब तक पूरी अध्ययन नहीं रहेगा तो आप सवाल के ऑप्शनों को इल्यूमिनेट नहीं कर सकते हैं। और इल्यूमिनेशन एक ऐसा मेथड है जो सवाल को आप बहुत हद तक आप सुधार सकते हैं, बहुत हद तक उसको आप मतलब सही जवाब दे सकते हैं। जैसे बताइए कि इसमें दिया हुआ है कोई चीज़ जो है कि वो, कोई चीज़ है कि पीएच मान 6 है, तो बताइए कि रक्त का पीएच मान अम्लीय होता है? तो नहीं, अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो आप इल्यूमिनेट कर सकते हैं कोई चीज़ों को। तो अब जी ट्रेंड चल रहा है कि आप स्टेटमेंट वाइज दे देता है
कि खाली कथन, इसका कथन से दे दिया, ये कथन सही है कि नहीं है, कौन सा कथन गलत है, कौन कथन सही है, ये सब दे दिया है। तो इसको देखिए, समझिए कि प्लाज्मा रक्त का निर्जीव भाग है, ये क्या सही है? बताइए, ये क्या सही है? प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा जो है वो रक्त का निर्जीव भाग है, या और प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, हार्मोन होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते पाए जाते हैं। क्या दोनों सही हैं कि एक सही है, या दोनों गलत है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो बताइए कि इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। प्लाज्मा रक्त का निर्जीव भाग है, और प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, हार्मोन होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए, प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 45% जो है वो क्या है? 45% जो है वो ये कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल्स हैं। और 6 से 8% प्लाज्मा में प्रोटीन है। और पानी जो है 90 to 92% वाटर है। किसमें? 90 to 92% वाटर किसमें है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में प्रोटीन कितने हैं? 7% कह दीजिए तो सही नहीं होगा? 6 से 8 के बीच में 7 नहीं होता है? 7 भी हो जाएगा, और 6 से 8% हो गया। बताइए, ये क्या रीजन दिया हुआ है इसका? पहला का, एसर्शन का, मानव रक्त में नाभिक नहीं होता है। दूसरा, नाभिक की अनुपस्थिति से ऑक्सीजन की वहन क्षमता, माने परिवहन की क्षमता बढ़ जाती है। बताइए, वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा सा सोचें, 1 मिनट मनन करने, उसके बाद आप ये जवाब दें। तो हो सकता है कि जो गलतियां हो रही है वो आगे चल के नहीं होगी। मानव आरबीसी में ये सही बात है कि मानव के जो रक्त में होते हैं वो आरबीसी में नाभिक नहीं होते हैं, ये सही बात है। और आगे आते हैं तो मानव के नाभिक नहीं होते हैं, इसी के वजह से तो जगह खाली रहता है। जगह खाली रहता है तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसलिए तो परिवहन के लिए किया जाता है। जब उस नाभिक रहेगा तो उसमें जगह तो अपने आप फुल रहेगा, तो खाली रहेगा तभी ना उसमें ज़्यादा हवा जाएगा, भरेगा। तो ये इसका, ये दोनों सही है। ए और आर दोनों सही कथन है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ये सही है। अगला सवाल, डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है। ये पहला कथन। दूसरा कथन, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बताइए, आगे पढ़िएगा कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो बताइए कि ये जो ऑप्शन है, बताइए, ये तो आपने सवाल पढ़ा है कि डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है। क्या सही नहीं है? सही है। ये जो है ये सही है, ये सही है, ये गलत है। क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन लाल पाया जाता है, उसी में ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो कथन एक सही है, केवल कथन एक सही है। तो आपको सेशन कैसा लगा? ये थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट भी देखें, कॉन्सेप्ट देखने के बाद थोड़ा कुछ सवालों को हमने हल किया। उसके बाद देखिए, अभी कुछ परेशानियां हो रही है, तो धीरे धीरे इसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, और आगे चल के ऐसा सेशन आप लोग को लाएंगे कि आप
आपका जो समय हमारे लिए आपने दिया वो व्यर्थ नहीं जाए। आपको कैसा लगा सजेशन दें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। झूठ मत बोलिएगा, कुछ तो ज़रूर सीखे हैं। अगर सीखे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।